गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो चल रहा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए जो आज सेकंड पार्ट है वो अवेलेबल करवा रही हूँ मैं आपको। हमारा जो सेकंड चैप्टर था पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल, सार और लवण। क्या होते हैं अम्ल, सार और लवण, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि अम्ल, सार, लवण कैसे क्रिया करते हैं, क्या होती है उनके पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अम्ल स्वाद में जो खट्टे होते हैं, सार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे जैसे पीएच है वो 7 से कम होगी अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से ज्यादा होगी तो सारीयता बढ़ेगी। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं आज। देखिए पिछली क्लास के अंदर हमने अम्लों की क्रिया के बारे में पढ़ा था कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। अम्ल जब कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। यानी कुल मिलाकर जो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया होती है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। और आज हम कंटिन्यू करते हैं सारक के साथ धात्विक अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। यानी अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं हमने पहले अम्लों के साथ पढ़ी थी और अब हम सारक के साथ नहीं, सॉरी, हमने धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया अम्लों के साथ पढ़ी थी, क्योंकि अम्ल है वो अधातु बनाती है जबकि सार है वो धातु बनाती है। तो अम्लों को उदासीन करने के लिए हम धातु लेंगे, जबकि सारों को उदासीन करने के लिए हम क्या लेंगे, अधातु लेंगे। तो सारक के साथ अधातु ऑक्साइडों की या अम्लीय ऑक्साइड एक ही चीज है। जिस प्रकार हमने सारीय ऑक्साइडों को धातु ऑक्साइड बोला था, उसी प्रकार हम अधातु ऑक्साइडों को, अधात्विक ऑक्साइडों को अम्लीय ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अधातुएं हमेशा अम्ल होती है, अम्ल बनाती है, जबकि धातुएं हैं वो सार बनाती है। ठीक है। देखिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक सार है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। चूंकि ये सार और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सारों की तरह काम करते हैं, क्योंकि धातुएं सारों की तरह काम करेगी तो धातुओं के ऑक्साइड भी सारों की तरह काम करेंगे। और अधातु है वो अम्लों की तरह होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है। सभी अम्लों और सारों में क्या समानता है, यानी अम्ल और सारक में समानता क्या होती है, इसके बारे में देखिए। ये आपके क्रियाकलाप बताया हुआ है। देखिए एक प्रयोग करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर आपने पानी के साथ संयोजन करवाया तो क्लोराइड आयन है वो अलग हो जाएंगे और साथ में अणु बनेगा। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। यानी ये या तो H3O+ के रूप में रहेगा या H2O के साथ रहेगा। सिर्फ H+ यानी केवल हाइड्रोजन आयन का अस्तित्व है वो संभव नहीं है। देखिए अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखिए कि किसी सार को जल में घोलने से क्या होता। अभी आपने क्या बोला कि अम्ल और सारक में क्या समानता है, वो अभिक्रिया किस किस प्रकार करेंगे। तो इन्होंने बोला कि जब आपने अम्ल जल के हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन से क्या करेगा, अम्ल क्रिया करेगा, तो वो या तो हाइड्रोनियम आयन देगा या वो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। लेकिन यही अभिक्रिया अगर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे काम करेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम करेंगे जल के साथ, तो ये क्या क्रिया करेंगे, इनकी समानता के बारे में देखते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है, सार है। जब ये जल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन है वो अलग हो जाएगा। उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल के साथ क्रिया करेगा तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कोई भी सार है वो जब जल के साथ क्रिया करेगा तो वो कौन सा आयन उत्पन्न करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
अम्ल अगर क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, जबकि क्षार क्रिया करेगा तो कौन सा निकालेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। उसने H+ निकाला, इसने OH- निकाला। देखिए क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब अम्ल जल के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे, और क्षार जल के साथ क्रिया करेंगे तो कौन सा आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ठीक है, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक यानी जंग लगाने वाली। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। कौन, क्षार। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल तथा सभी क्षार उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन जलीय प्रवृत्ति में यानी जल के साथ क्रिया करके, जबकि सभी क्षार क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जल के साथ क्रिया करके। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल बनेगा, यानी अम्ल क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, और क्षार क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, जिससे आगे जाकर लवण बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, पानी का अणु H यानी H2O। और अगर यही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा तो वापस क्या बन जाएगा, पानी का अणु। पानी का अणु का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें से एक हाइड्रोजन तो चला गया अम्ल लेकर, और पीछे एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा, वो लेकर कौन चला गया, क्षार। यानी जल के टुकड़े को तोड़ दिया अम्ल और क्षार ने, जब उनकी क्रिया हुई। अम्ल तो हाइड्रोजन आयन ले गया, H+ ले गया, जबकि क्षार OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन ले गया। अब नेक्स्ट देखिए, जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। पिछली क्लास के अंदर हमने अभिक्रियाओं के प्रकारों को पढ़ा था, यानी पिछले टॉपिक के अंदर हमने अभिक्रियाओं को प्रकारों को पढ़ा था। एक अभिक्रिया थी ऊष्माक्षेपी और एक अभिक्रिया थी ऊष्माशोषी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, बाहर से हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। आप चाहे जल में अम्ल घोलो चाहे क्षार घोलो, हमेशा ऊष्मा निकलेगी। यानी अम्ल और क्षार की जल के साथ घुलने की प्रक्रिया हमेशा कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करके स्टार मार्क लगा लेना। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के डिब्बे या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं तथा अम्ल या क्षार क्या हो जाते हैं, तनुकृत। यानी कि उनकी अम्लीयता या सांद्रता को क्षारीयता को कम करने के लिए आप जितना ज्यादा पानी मिलाओगे वो उसका क्या कहलाएगा, तनुकरण कहलाएगा। और ध्यान रखना, कोई भी एसिड है या बेस है, कोई भी अम्ल या क्षार है, उसके अंदर आप पानी मिलाओ तो आप धीरे धीरे मिलाओ, क्योंकि वो क्या करता है, उछलता है, और उछलने से आप जल सकते हो। इसलिए उनकी बोतल पर क्या होता है, सावधानी के रूप में ये संकेत लिखे होते हैं। अब हम देखते हैं अम्ल और क्षार के मिलने से जो विलयन बनते हैं ना, वो प्रबल कितने होते हैं। आपने कोई अम्ल डालकर वो विलयन बना लिया, वो कितना प्रबल होगा, या आपने कोई क्षार डालकर विलयन बना लिया, वो कितना प्रबल होगा। तो उनकी प्रबलता के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षार के सूचकों का उपयोग करके अम्ल तथा क्षार में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। अध्याय में हमने हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल तथा क्षार कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वजनिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। शुरू में ही मैंने बता दिया पीएच स्केल।
अम्लीयता या क्षारीयता को पता करने के लिए बनाई स्केल थी। इस पीएच में पी सूचक है पुंसांस, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में दर्शाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, यानी हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगी, कम होगी। हाइड्रोजन कम होगा आयन तो पीएच है वो ज्यादा होगी, यानी H+ या हाइड्रोजन आयन का पीएच क्या होता है, उल्टा। आप यानी आपको कोई विलयन दिया गया, उसकी पीएच मान लीजिए कम है तो मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है वो ज्यादा है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा, हमने सारा डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो ये अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको ऐसी एक बना के लाइन बताई थी कि पीएच का मान हमेशा 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से लेकर 7 तक जिसका पीएच है वो क्या है, अम्ल है। 7 से लेकर 14 तक जिसका पीएच है वो क्या है, क्षार है। अगर आप 7 से 0 की तरफ आओगे मतलब बढ़ेगी अम्लीय प्रवृत्ति, अगर आप 7 से 14 तक जाओगे तो मतलब क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। 7 से 0 की तरफ जाएंगे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो कम होगी। इधर पीएच बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी, यानी पीएच का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बिल्कुल क्या है, उल्टा है। ठीक है, इस टेबल को आपको बिल्कुल टिक मार कर लेना है। जैसे आपको एग्जांपल देकर समझाया कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच कितना होता है, 7, यानी शुद्ध जल हमेशा उदासीन होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। 7 से ऊपर गया मतलब होगा तो वो क्षार, लेकिन हल्का सा क्षारीय होगा। ठीक है, नींबू का रस लगभग उसका पीएच 2.2 होता है, मतलब ये अम्लीय होता है, प्रबल लगभग अम्लीय है। और जठर रस सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय है क्योंकि इसकी पीएच बहुत कम है, 1.2। एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए हमेशा क्षार दिया जाता है। तो ये एकमात्र ऐसा क्षारीय रसायन है जिसका उपयोग पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए दिया जाता है। जो अम्ल के विरुद्ध काम करेगा वो क्षार है। अम्ल को वही शांत कर सकता है, उदासीन कर सकता है। तो हमेशा अगर हमारे शरीर में एसिडिटी हो गई, जलन हो गई है, पेट में एसिडिटी हो रही है, तो उसको कम करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इसके नीचे लिख लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। और उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका विलयन पीएच है वो लगभग 14, यानी सबसे प्रबल क्षारीय। अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षार क्या होता है? अब देखिए, अभी तक हमने अम्ल और क्षारों के बारे में डिस्कस किया कि जो अम्ल है वो कैसे काम करता है, क्षार कैसे काम करता है, अम्ल की क्रियाविधि कैसे होगी, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं अम्ल कैसे करता है, क्षार कैसे करता है। अब हमारे दैनिक जीवन में इन अम्लों का, क्षारों का क्या उपयोग है, यानी इनसे कुछ ऐसे रसायन बनते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर उपयोगी होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या प्रभाव है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो सिंगल लाइन में भी, आपके एक लाइन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि किस पीएच का हमारे शरीर के अंदर क्या उपयोग है, दैनिक जीवन के अंदर, पौधों के अंदर, मिट्टी के अंदर, फसलों के अंदर क्या क्या पीएच है वो काम आती है। देखिए, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, यानी हमारे
जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.4 होती है, हमारा रक्त का पीएच है वो 7.4 होता है। और अगर हमारे शरीर में पीएच में ज्यादा चेंज हो गया, 1-2 या पॉइंटों में 3-4, 0.2 से अगर ज्यादा परिवर्तन हो गया तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम है वो एक निश्चित पीएच पर काम करेंगे। अगर ब्लड की पीएच चेंज हो गई तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, और एंजाइम निष्क्रिय होने से ना तो शरीर में भोजन का पाचन होगा, ना ऊर्जा बनेगी, और ना ही पीएच का है वो उपयोग रहेगा। सर आप थोड़ा धीरे बोलिए, ठीक है। तो देखिए पीएच का दैनिक जीवन में एक तो हमारे शरीर में क्या उपयोग है कि रक्त की पीएच है वो फिक्स रहती है 7.4, 7.4। अगर हमारे रक्त की पीएच में 0.2 से ज्यादा या कमी या बढ़ोतरी हो गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो एक फिक्स पीएच शरीर में काम करना जरूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में जीवित रह सकते हैं, यानी आप उसकी ब्लड की पीएच को बढ़ा या कम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे शरीर है वो एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपने इकोलॉजी वाले पार्ट के अंदर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब पहली बरसात होती है मौसम की तो पूरे साल के वातावरण के अंदर अम्ल प्रदूषण घुले रहते हैं, और उस प्रदूषण के कारण जब पहली बरसात होती है तो जितने भी एसिड है वो पानी के साथ मिल जाएंगे और वो वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। और वो एसिड मिलने के कारण उस जो नॉर्मली हमने देखा तो कि जल की परास है वो जो पीएच है वो 7 होती है, लेकिन अगर अम्ल मिल जाएंगे तो उसकी पीएच 5.6 से कम हो जाएगी, यानी वो इतना एसिडिक हो जाएगा बरसात का जल, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है, ऐसी नदी में जलीय जीव धाराओं की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। यानी बिल्कुल वही बात है कि जलीय जीव जब उस अम्लीय जल का सेवन करेंगे तो उनके शरीर की पीएच भी गड़बड़ हो जाएगी, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। उसके अलावा भवनों पर आप देखते हो कि जो ताजमहल होता है आगरा में, उसके आसपास बहुत ज्यादा प्रदूषण होने के कारण जो बरसात होती है वो बहुत ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है, और उस अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो संगमरमर है वो खराब होता जा रहा है। कारण क्या है, अम्लीय वर्षा। उसके अलावा अम्लीय वर्षा हमारे स्किन पर गिरेगी तो त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है। अम्लीय वर्षा उसके अंदर एसिड है, त्वचा को जला भी सकता है, पेड़ पौधों को नुकसान कर सकता है। तो एक तो आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, स्टार लगा लेना। अम्लीय वर्षा क्या होती है, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है वो वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। अब ध्यान रखना है कि फसलों के लिए मिट्टी में भी एक पीएच परास है वो संतुलित होनी चाहिए, वरना फसलों का उत्पादन है वो सही प्रकार से नहीं होगा। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित कीजिए और क्रियाकलाप के द्वारा यानी उसके अंदर आपको पीएच देखना है। कहने का मतलब क्या है कि पेड़ पौधों के सही बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए भी एक मिट्टी की परास है, पीएच परास है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच आपको पता होगा कि हमारा जो पाचन तंत्र है आहार नाल से मिलकर बना होता है, पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो हमारे आहार नाल की शुरुआत मुंह से होती है, वह बड़ी आंत तक जाती है। इसमें एक थैले जैसी संरचना होती है जिसको आमाशय या स्टोमक कहते हैं। उसके अंदर एक जठर रस नाम का पदार्थ निकलता है जिसकी अम्लीयता मतलब उसका पीएच है वो जठर रस का बहुत कम होता है, 1.8 के आसपास होता है, यानी वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब उससे हमारे अंदर की स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। अगर वो जठर रस ज्यादा निकलेगा तो अंदर की स्किन को खराब कर सकता है। तो अंदर की स्किन को एक श्लेष्मा म्यूकस नाम का पदार्थ है वो कवर कर देता है, जिससे डायरेक्ट है वो पदार्थ उसके स्किन के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, ये अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड यानी एंटी एसिड, ऐसे पदार्थ जो उस अम्ल के विरुद्ध काम करे, जठर रस में जो अम्लीयता है उसको धीरे धीरे कम करने का काम करे, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटी एसिड।
इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा, ये एंटी एसिड अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मिल्क, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी मैंने बताया। एसिडिटी को, सीने की, पेट की जलन को कम करने के लिए सार का उपयोग किया जाता है, और नॉर्मली जो सार उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आगे देखते हैं, पीएच परिवर्तन के कारण दंत से, अगर हमारे पानी के अंदर पीएच चेंज होगा तो हमारे दांत भी टूटने लगते हैं ज्यादा एसिड के कारण। तो देखिए, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब मुंह में पीएच कैसे आएगा? मुंह में लार रहती है कि नहीं रहती है? लार का पीएच 6.8 से 7.4 के बीच में रहता है, और अगर वो पीएच ज्यादा कम हो गया तो क्या होगा? लार में अम्लीयता ज्यादा होगी, जिससे दांत है वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ध्यान रखना, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल, जो हमारी दांतों की क्या करता है? परत बनाता है। जब एसिड इस इतने कठोर पदार्थ को भी गला सकता है, तोड़ सकता है, तो स्किन तो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। कौन? इनेमल, जो दांतों की परत बनाएगा। अब इनेमल ही नष्ट होने लगेगा तो दांत नहीं टिकेंगे। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आदि की मात्रा को उदासीन कहा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दांत क्षय को रोका जा सकता है। क्वेश्चन आता है, आप जो टूथपेस्ट करते हो, कोलगेट करते हो, उसके अंदर क्या होंगे? अम्ल होंगे या सार? तो ध्यान रखना, आपने खाना खाया, वेस्ट मटेरियल बचा, बैक्टीरिया पनपे, मुंह को आपने अच्छी तरह साफ नहीं किया, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? लार के अंदर एसिड बनाएंगे और मुंह से बदबू आने लगेगी, एसिड बनेंगे ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर आपने टूथपेस्ट किया, उसके अंदर अम्ल से लड़ने के लिए क्या मिलाया गया था? सार। तो ध्यान रखना, टूथपेस्ट, कोलगेट हमेशा क्या होता है? सारकीय प्रवृत्ति का होता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल सार के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। आप देखते हो, चींटी ने काटा, बिच्छू ने काटा, कोई भी जीव जंतु आपको काटते हैं तो वहां से सूजन आ जाती है, खुजली आने लगती है, जलन होने लगती है। किसके कारण? क्योंकि वो डंक के साथ ही आपके ब्लड में एक एसिड डाल देते हैं, जो जलन दर्द को उत्पन्न करते हैं। तो उस अम्ल से निजात पाने के लिए ऐसा नहीं कि आप अम्ल ही डालोगे, नहीं, आपको सार से युक्त रसायनों का है वो उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया उदासीनीकरण की। और यहां तक की थी अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डाउट है तो फिर बोलती हूँ आपको बच्चों, कमेंट में कमेंट कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।